चलिए, अब स्लेव डायनेस्टी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे खलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी की जब बात करते हैं तो 1290 से 1320, मतलब 30 सालों तक ये डायनेस्टी आपकी है। यहाँ पे इन लोगों ने इलबारी से ले लिया है, और खिलजी जो डायनेस्टी आती है तो इस पूरे को खिलजी रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये लोग भी तुर्क रेस को बिलोंग करते हैं, तो तुर्की हैं। अब यहाँ पे पहला रूलर जो है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अगले 6 सालों तक आपका रूलर होगा। ये व्यक्ति इस डायनेस्टी का फाउंडर है। जैसे आप देख सकते हैं, पीस पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई पीट में नहीं फंसना चाहता है। मॉडरेट आदमी, अगर बहुत जुल्म नहीं ढाना चाहता है, अगर हल्के से काम चल सकता है तो वैसे काम चलाना चाहता है। अब उस दौर में इसने बहुत सारे ठगों को अरेस्ट किया था, क्योंकि जो ग्रैंड ट्रंक रोड था उसमें बहुत सारे ठग आ गए थे और वो लोगों को लूट लिया करते थे। तो उस दौर में इसने ठगों को अरेस्ट किया, लेकिन उनको मरवाया नहीं और उन्हें बाहर छोड़ दिया। बोला कि भाई दिल्ली से बाहर जाओ, यहां मत रहना। आगे चलकर यही चीज मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे कि विलियम बेंटिक भी ऐसा ही करता है। वहां पे स्लीमन नाम के, यहीं पे मैं बता रहा हूं, स्लीमन नाम के ऑफिसर के साथ मिलके विलियम बेंटिक ने ठगी को भारत में खत्म किया था। देखिए, ठगी ये एक संस्कृत वत् ठग से आता है। अब इसमें क्या होता है, ये यूजुअली ये जो ठग हुआ करते थे, ये अपने गर्दन के आसपास एक रुमाल बांधा करते थे, और भगवान काली माँ का ये लोग अपने आप को अनुयायी मानते थे। तो उस दौर में इन्होंने इनको पार्डन कर दिया और इन्हें बोला कि दिल्ली से दूर जाओ, बंगाल भेज दिया। आगे चलकर इसने मंगोल्स को हराया, जो लोग नॉर्थ वेस्ट एरियाज में 1292 में अटैक किए थे, लेकिन इनके भी पीस ऑफर को मान लिया, इन्हें भी पार्डन कर दिया। और कई ऐसे जो मंगोल थे, इन्होंने इस्लाम को कबूल भी लिया और दिल्ली में रहे, और इसी एरिया को बाद में मुगलपुरा के नाम से भी जाना गया। आगे चलकर किलोखरी को इन्होंने अपना कैपिटल भी बनाया। अब यहाँ पे 1296 में इनके भातीजे, जो बाद में इनका सन इन लॉ भी हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी, इसने एक एक्सपीडिशन किया देवगिरी को। और जब वो रिटर्न करता है कारा में बहुत सारा पैसा लेकर, तो वहां जब रिसेप्शन ये दे रहा था, उस दौरान धोखे से, ट्रेचेसली, इसने मर्डर कर दिया अपने फादर इन लॉ, और इस थ्रोन को अब कब्जा कर लिया है। तो नाउ द न्यू किंग दैट यू हैव इज अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने फादर इन लॉ को मारकर यहां का सत्ता हथिया लिया है। लेकिन दोस्तों, अगले 20 सालों के लिए यह व्यक्ति अब किंग बन गया दिल्ली का, और इस 20 सालों में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ किया। आज के दौर में हम देखते हैं कि इसकी बहुत सारी निगेटिव बातों को भी हम देखते रहते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा बहुत कुछ था जो इसने पहले किया, और हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए यह व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसका बचपन का नाम अली गुरशाप, इसको याद रखिए। कई जगह लिखते हैं कि बचपन का नाम अली और गुरशाप था, कई जगह लिखते हैं अली गुरशाप था। दूसरी बात, सबसे पावरफुल सुल्तान दिल्ली का उस दौर में इसको कंसिडर किया जाता है। इसने किंगशिप का थ्योरी लाया, वही कि भाई किंग सबसे महान है, किंग से बड़ा कोई नहीं है, किंग गलत नहीं हो सकता है। और साथ में ये बाइगॉट था, रिलीजियसली बाइगॉट था, एंटी हिंदू पॉलिसी रखा करता था उस दौर में। तो ये तमाम बातें हैं इस व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक स्लाइड और अगले स्लाइड में मैं मिलिट्री कनकस इसके बता दे रहा हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक और व्यक्ति इसको साथ में जुड़ता है, जिसका नाम है मलिक कफूर, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1299 में अलाउद्दीन आर्मी भेजता है गुजरात, और वहां के राजा करण, जो अनहिलवार के बघेल डायनेस्टी को थे, उनको अनअवेयर, वो तैयार नहीं थे, उनको हरा देता है। वो अपने डॉटर के साथ भागते हैं, लेकिन क्वीन को पकड़ लिया जाता है और दिल्ली भेजा जाता है, जहां सुल्तान उससे शादी कर लेते हैं और उन्हें अपना चीफ क्वीन बनाते हैं। दूसरी सेकंड जो ग्रेट फाइंड थी, गुजरात में ही था, वो था हिंदू टर्न्ड मुस्लिम इनच, जो था मलिक कफूर, जिसे बाद में मलिक नायब मिलिट्री कमांडर भी इसने बना दिया था। 1301 में रणथंभौर पे भी अटैक किया, 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया, और यहाँ रानी थी पद्मिनी, जो कि राजा रतन सिंह की वाइफ थी, और यहाँ पर इन लोगों ने जौहर कर दिया क्योंकि अपने आप को बचाना चाहती थी। और ये पूरी पद्मिनी वाला एपिसोड जो है, पद्मावत नाम के किताब में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। अब यहाँ पे इतिहासकारों का कई बार ये मानना है कि ये काल्पनिक कथा है, कई इतिहासकारों का मानना है जी नहीं, ये सच्चाई है। हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें यह याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नाम की किताब को लिखा, जिसमें पद्मिनी, रानी पद्मिनी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
आप सबको पता होगा पद्मावत मूवी का कंट्रोवर्सी, तो आपको ये अंदाजा होगा। इसके अलावा मालवा, मांडू, उज्जैन, धार, चांदेरी, मेवाड़, जालौर, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ऐसी कई जगहों पे इन्होंने कब्जा जमाया। अलाउद्दीन मंगोल इन्वेजन को भी बहुत बार रोक पाता है, एक्सेप्ट वंस जब मंगोल अंडर ख्वाजा हैड कम टू दिल्ली बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द सिटी। बहुत बार रोकता है लेकिन कभी कभार नहीं भी रोक पाता है। आखिर में लास्ट गाजी मलिक को अपॉइंट करता है वार्डन ऑफ मार्चेस के टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट भारत का वो वाला हिस्सा जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट ये वाला हिस्से में ये अपॉइंट करता ऑफिसर्स सो दैट बाहर से कोई लोग ना आ सके। यहाँ पे सदर्न कॉन्क्वेस्ट को अलग से देख लीजिए। पहला सुल्तान जो साउथ इंडिया को भी इन्वेड करता है, अटैक करता है। अब देख सकते हैं साउथ इंडिया में अपना ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर को भेजते हैं और तमाम इन राजाओं के खिलाफ ये यहाँ पे जीतता है। मलिक कफूर यहाँ तक कि इन सब लोगों को हराकर बहुत पैसा लाता है दिल्ली, और कहा जाता है कि रामेश्वरम तक पहुंच गया था बिफोर ही हैड रिटर्न टू दिल्ली। तो इन राजाओं का नाम अगर याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि वो सारे रिबेलियंस को रोक सके। जैसे 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए। ऑर्डिनेंसेस किस लिए? पहला, मैरिज, सोशल गैदरिंग, फेस्टिविटीज शुड ओनली बी कंडक्टेड आफ्टर रिसीविंग द परमिशन फ्रॉम द सुल्तान। मतलब अगर कोई शादी ब्याह का ओकेजन है, कोई सोशल गैदरिंग हो रहा है या कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, तो अगर आप लोग जुट रहे हैं तो पहले परमिशन ले लीजिए सुल्तान से। इसके अलावा कंप्लीट प्रोहिबिशन, बिल्कुल शराब पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया, सेल पर प्रोहिबिशन, और कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हो उस पर बैन लगा दिया गया। लैंड जो दिया जाता था नोबल्स को, उसको इन्होंने वापस खींच लिया, कन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया, जब्त कर लिया। साथ में इंटेलिजेंस सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया, उसको फिर से सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया। इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स अगर देखिएगा, बहुत बड़ी लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता था और उनको कैश पे किया करता था रॉयल ट्रेजरी से। यहां पर इसने एक नया सिस्टम लाया, दाग। दाग में क्या होता था? हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था, किसी चीज को गर्म करके उन पे लगा दिया जाता था जिससे उस पे एक परमानेंट निशान बन जाए, जिससे हर घोड़े का एक परमानेंट निशान होता था। इसके अलावा हुलिया एक और चीज शुरू किया जिसमें सारे सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कौन सोल्जर क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उसका क्या अच्छाई है, क्या मजबूती, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शंस में दी जाती थी। इसके अलावा आर्मी का रिव्यू करता था समय समय पर, ताकि जान सके वो कितने तैयार हैं युद्ध के लिए। अब आर्मी को कैटेगराइज भी किया, जैसे कुछ बॉडीगार्ड होंगे, कुछ परमानेंट सोल्जर्स होंगे, कुछ टेम्पररी सोल्जर्स होंगे और कुछ न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स होंगे। तो इन 4 भागों में इसने आर्मी को कैटेगराइज भी किया। इसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जिसमें सुल्तान हेड हुआ करता था। इसने सारे पावर जो है अपने हाथ में ले लिए, नोबिलिटी से सारे पावर्स छीन लिए हैं, और उलेमा जो कि काजी या जो भी रिलीजियस हेड होते थे उनके भी पावर्स को मिनिमाइज कर दिया है, कम से कम कर दिया है, ताकि कोई भी कल के डेट में सुल्तान को या सुल्तान के ऑथोरिटी को क्वेश्चन ना कर सके। इसके अलावा अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि पॉलिटिक्स एक तरफ, रिलीजन अलग। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किया। लोग कहते हैं कि जस्टिस के लिए जाना जाता था, सीवियर पनिशमेंट देता था। जैसे कहा जाता था कि अगर कोई बेईमानी करेगा तो ये कहता था उसके अंग कटवा दिए जाएंगे। तो ये एक तरह से कहा जाए तो क्रूर भी है, लेकिन एकदम सीवियर पनिशमेंट देके जस्टिस को मेंटेन किया करता था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, मार्केट रिफॉर्म्स भी किया इसने। प्राइस रेगुलेशंस लाया, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल सिस्टम जिसको कहेंगे, जिसके तहत इसने उस वक्त के जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने लाया, जिससे वेरियस जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके दामों को कंट्रोल किया जा सके। 4 मार्केट भी स्टैब्लिश किए। 4 मार्केट मतलब मंडी स्टैब्लिश किया। कहां पर? दिल्ली में किया। इसके 4 मार्केट देख लीजिए, ग्रेन मार्केट, क्लोथ मार्केट, कैटल मार्केट और मिसलेनियस कमोडिटीज। ग्रेन में आप समझ सकते हैं अनाज मिल रहा होगा, क्लोथ में कपड़ा मिल रहा है, कैटल में जैसे हॉर्स हो गया, घोड़ा, डोंकी, गधा, ये सब बिक रहा है, और मिसलेनियस कमोडिटीज भी एक मार्केट। तो ये 4 मार्केट भी इसने स्टैब्लिश किए। इसके अलावा हर मार्केट जो था एक हाई कंट्रोल ऑफिसर जिसे शाने मंडी और उसका असिस्टेंट बरीद जिसको कहते थे, इन दोनों लोगों के अंतर्गत रहा करता था। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्टोर हाउसेस भी बिल्ड किए जहां पे इन चीजों को, गोदाम जिसको कहेंगे, जहां पे रखे जाते थे। इसके अलावा हर मर्चेंट को रजिस्टर करना था मार्केट डिपार्टमेंट के साथ,
जिसको हम दीवाने रियासत, द कॉमर्स मिनिस्ट्री भी कहते हैं आज के दौर में। इसके अलावा सीक्रेट एजेंट, जो स्पाइस की हमने बात पहले भी कर रखी है, जिनको हम लोग मुनिहांस कहते थे, उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता था सुल्तान को कि ये सारे मार्केट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये तमाम चीजें उस दौर में हुआ करती थी। लास्टली वेट्स एंड मेजर्स भी सीरियसली चेक हुआ कर रहे थे इस दौर में। तो ये तमाम चीजें थी मार्केट रिफॉर्म से जुड़ी हुई। लैंड रिफॉर्म भी इस व्यक्ति ने किया। जैसे पहला सुल्तान था जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड कहा कि भाई आप लैंड मेजरमेंट करिए, और मेजरमेंट ऑफ लैंड जो था इसलिए किया गया ताकि कोई आदमी टैक्स की चोरी ना कर सके, नोबडी कैन इवेट द टैक्स। इसके अलावा इसने लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया और इसे हाफ, पहले ये 1/3 हुआ करता था, 1/3 होता था, अब ये 1/3 से बढ़ के 1/2 हाफ हो गया है। और इसको क्या कह रहे हैं? खराज। जो टर्म इसके लिए लैंड रेवेन्यू के लिए उसको खराज कहते हैं। जो भी बिचौलिए थे, इंटरमीडिएटरीज थे, उसको इसने खत्म किया, जैसे जमींदार हो गया, और तमाम पीजेंट्स जो थे, किसान थे, फार्मर जो थे, उनको डायरेक्टली सुल्तनत के अंतर्गत लाया ताकि बीच वाले लोग कोई भी कमाई ना कर सकें। कैटल टैक्स भी लाया, हाउस टैक्स भी लाया। इसके अलावा खलीसा लैंड हो गया जो लैंड डायरेक्टली सरकार मतलब इंपीरियल ट्रेजरी में जाती थी, मतलब ये सुल्तान का लैंड था, उस पर किसी और का मालिकाना हक नहीं है, नोबडी हैज एनी कंट्रोल। तो उससे जो रेवेन्यू होता था वो भी बहुत ज्यादा इस दौर में बढ़ गया। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जा रहा था। इसके अलावा इसने उस दौर में जो खम्स जिसे कहते हैं, खम्स कहते हैं लूट का माल, जो लूट पार्ट से जो माल कलेक्ट होता था, उसको कहा कि 1/4 नहीं बल्कि 3/4 इसको आप हमें जमा करना होगा। ये तमाम बातें थी इसके लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई बातें करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिरी नाम के शहर को बसाया, दिल्ली के समीप, दिल्ली के नजदीक, जो कि उसका नया कैपिटल भी बना। और इसी सिटी में एक ह्यूज टैंक बनवाया जिसका नाम आज हौज खास कहलाता है। इसके अलावा फेमस गेटवे दिल्ली का जिसको अलाई दरवाजा, ये भी इसने ही बनवाया था। थर्ड, एकदम याद रखिए, जमायत खाना मस्जिद भी इसने ही कंस्ट्रक्ट किया। लास्टली हजार खंबा महल भी इस व्यक्ति ने किया। तो 4 चीजें, सिरी, हौज खास, अलाई दरवाजा, जमायत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, ये चारों चीजें इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई हैं। आखिर में 1312 में ये एम्पायर अपने जेनिथ पे है। 1290 में बनता है खिलजी डायनेस्टी, 1312 में जेनिथ पे है, लेकिन धीरे धीरे इसका हेल्थ अब डिटोरिएट कर रहा है, ये कमजोर होते जा रहा है और बहुत जल्दी ये पागल भी हो जाता है, मेंटल इक्विलिब्रियम इसका लूज कर जाता है और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। He is now dead in 1316 and now he is now replaced। इसके बाद जो नया राजा है वो मुबारक शाह खलजी, जो अगले 4 साल के रूलर है, बेकार रूलर है, इनकम्पिटेंट है। इसके डेथ के बाद इसके ट्रस्टेड एड मलिक कफूर ने एक शहाबुद्दीन उमर, जो 6 साल का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको थ्रोन पे बैठाया, लेकिन बहुत जल्दी उसको हटा दिया मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक इनकेपेबल है, जैसे मैंने कहा, वीक रूलर है और स्पेशल फेवर अपने कुछ स्लेव लोगों को दिखाता था, जैसे खुसरो खान, और उसको ही अपना इसने वजीर भी बना दिया। 1320 में इस खुसरो ने, जो कि इसका वजीर हुआ करता था, इसको धोखे से मार दिया और खुद को अब नया राजा घोषित कर दिया नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से। नसरुद्दीन का राज जो था बहुत ही खराब था। ही वॉज अ रूल विच वॉज फुल ऑफ रेन ऑफ टेरर। और इसमें क्या होता है, गाजी मलिक, जो उस वक्त जिसका नाम था ग्याजुद्दीन तुगलक, जो गवर्नर पंजाब का था, वो बहुत जल्दी रिवोल्ट करता है, दिल्ली पे अटैक करता है, दिल्ली में इन लोगों को हराता है और खुसरो को मार देता है और अब एक नई डायनेस्टी का गठन करता है, नई डायनेस्टी का शुरुआत करता है, जिसको हम कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से 1214 एडी तक रहती है, अगले 94 साल, जिसकी चर्चा हम लोग अब करने जा रहे हैं।